Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. चलो, तो लास्ट में मैंने हेडिंग लिखा दी थी थिक लेंसेज। इससे पहले चल रहा था रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। किसी को उसमें कोई दिक्कत? हमने रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला देखा, फिर हमने उसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा, और हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करती है तो इमेज किस तरह से मूव करेगी, उसका एक अलग फॉर्मूला आ गया। ढेर सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको। थिक लेंस बेसिकली किसे बोला जाता है? तो इसमें दो सरफेसेस होती हैं और उनके बीच में कोई फाइनाइट डिस्टेंस होती है। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, एक आपके पास कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस है ना, और एक प्लेन सरफेस है। उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत छोटी नहीं है, 70 सेंटीमीटर, एज कंपेयर टू उनकी रेडियस। छोटी तो नहीं है ऑब्वियसली, यहाँ पे तो बड़ी ही है। तो इस केस में ये पूरी ऑब्जेक्ट जिसका μ3 है, देख पा रहे हो पूरा जो शेप है जिसका μ3 है, वो खुद एक लेंस की तरह काम करता है। लेंस बेसिकली बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेस। अगर किसी भी मटेरियल से बनाई गई कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास दो सरफेसेस हैं और दोनों सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन होता है तो उसी को हम लेंस कह देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो सरफेसेस जिन पर रिफ्रैक्शन होगा, उनके बीच की जो दूरी है वो थोड़ी सी फाइनाइट है, तो इन्हें थिक लेंस कहते हैं। यही जो प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस के बीच की जो दूरी है, जिससे मैंने 70 दिया है, वो अगर बहुत छोटी होती, जैसे 0.7 सेंटीमीटर होती, तो फिर उन्हें थिन लेंस कहते हैं। इनके बीच का डिफरेंस है। तो थिन लेंस में तो फॉर्मूले वगैरह आएंगे, वो आगे आएगा। थिक लेंस के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार इस सरफेस से रिफ्रैक्शन, इसकी जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन, और फिर फाइनली इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे बोला जाए कि आपको बताना है फाइनली इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो ये एग्जांपल की तरह कर लेते हैं पहला वाला, ठीक है ना, या खुद करना चाहते हो तो खुद कर लो, प्रैक्टिस कर ही लो, चलो खुद से कर लो। इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि फाइनली इमेज कहाँ फॉर्म होगी। यूनिट टेस्ट किया था क्या तुम लोगों ने? इससे दो क्वेश्चन है वे ऑफ टिक्स से, मतलब तुम दो सॉल्व कर पाए? नहीं, मतलब जितने से बड़ा तो 15 क्वेश्चन, उसके आगे के थे बाकी। अगला ढंग का टेस्ट कौन सा यूनिट टेस्ट के अलावा? कहाँ पे है वो? स्कूल में? कल टर्म टेस्ट है। अगले हफ्ते भी सर एक और, कब तक तो हो जाएगा? क्या नहीं? नहीं मतलब तो अब तो कर सकते हो काफी। कल वाले टेस्ट में तो रिफ्रैक्शन भी तो पढ़ लिया ना, एक आध तो स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन आएगा, एक आध कर्व्ड सरफेस पे आएगा। सारे टॉपिक। अच्छा, तो फिर तो इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। टर्म टेस्ट अच्छा कर देना, यूनिट टेस्ट तो डूब गया हो। क्या ही कर सकता था मैं, बताओ ना, इसमें कुछ कर भी नहीं सकता मैं। तो सबसे पहले पहले सरफेस के लिए करेंगे, ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हो गई नेगेटिव। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए अगर मैं करूं तो हम क्या लिख सकते हैं, n2/v यानी कि 3/v माइनस n1/u यानी कि 1/-30 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव 20। समझ आया? यहाँ से आपको मिला 3/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। तो v कितना आ गया? प्लस 45 सेंटीमीटर पर ये जो पहला सरफेस है वो इमेज बनाना चाहता है। तो कहाँ बनी होगी पहली इमेज? यहाँ कहीं बन गई आपकी पहली इमेज I1, और ये डिस्टेंस हो गई 45 सेंटीमीटर।
अब रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस से, ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी 25 सेंटीमीटर, समझ आया। इसके लिए या तो आप यही फॉर्मूला भी लगा सकते हो या डी डैश वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एपरेंट डिस्टेंस वाला, याद है कि नहीं, क्योंकि ये तो प्लेन सरफेस आ गया ना, तो वो तो आप लगा ही लोगे। मैं यहाँ पे इसी फॉर्मूले से करके बताता हूँ कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से कोई करना चाहे तब भी वैलिड है। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए बताओ क्या लिखोगे, N2 क्या है इस बार 1, क्योंकि रे इस तरह से आ चुकी है यहां तक, अब इस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रे ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, बाहर जा रही होगी। तो N2 क्या हो गया हमारा, जो सराउंडिंग का मीडियम है 1 बाय V माइनस N1, रे आ किस में से रही है बाय U माइनस 25 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय रेडियस क्या है, प्लेन सरफेस की रेडियस, वो डी डैश वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से 1 बाय वी की वैल्यू आपको मिलती है कितनी, -3/25, या v मिल जाता है -25/3, माइनस मिल रहा है ना। तो इमेज कहाँ बन रही है -25/3, 0। पोजीशन क्या लिख दूंगा मैं, नेचर बताओ। वर्चुअल है सर। बेटा ऑब्वियसली I1 को एक बार इसने रिफ्रैक्शन कर दिया तो अब रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई हैं, रियल इमेज है कि नहीं है, और अब वो रेज इस पे जाके टकरा रही है, तो इस सरफेस को तो कौन दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, तो वो उसी की इमेज बनाएगा, समझ आया। क्योंकि उसे दिख ही नहीं रही है वो, उसे वो दिख यहीं पे रही है I1 की जगह, समझ आया। ये होता है मल्टीपल रिफ्रैक्शन, कोई दिक्कत इसके अंदर। चलो क्वेश्चन कर लो एक और। टोटल इस तरह के 9 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारे नहीं लिखे हैं ऑब्वियसली, 3 यहाँ पे बन सकते हैं, 3 वहां पे, प्लेन सरफेस कैसा भी दे सकते हैं। ध्यान से करना। वही यही ओरिजिन ले लो, सेकंड यहीं पे होगा ना, तो इसी के रिस्पेक्ट में बता दो। नींद में हो। हो सकता है गंदा है।
240 है बस। कितना है? सर पहले रिफ्रैक्शन से 240 सेंटीमीटर है। क्या लिखेंगे? n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, ये होना चाहिए n2 माइनस n1 बाई रेडियस कैसी होगी? पॉजिटिव। गंदा है, अच्छा तो आंसर है, समझ आया ये? तो 2 बाई वी हमें कितना मिल जाएगा? 1 बाई 30 माइनस 1 बाई 40। अरे समझ आया? कितना हो गया? 1 बाई 120। वी आ गया 240। पॉजिटिव आया तो किधर बन जाएगी इमेज? यहाँ से 240 आगे, यहाँ से 240 आगे, यानी रेज वहां पे मीट नहीं कर पाई होंगी। उससे पहले ही क्या हो जाएगा? दूसरा रिफ्रैक्शन। तो वो कैसा बिहेव करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए यहाँ आपकी I1 बनी है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 240 माइनस 70। समझ आया? तो अब ये इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है तो यही डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना? क्या लगा दोगे? अब n2 क्या है आपका? 1, तो 1 बाई वी माइनस n1 2 बाई यू कितना है? पॉजिटिव, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई रेडियस कैसी है? पॉजिटिव। समझ आया? यहाँ से 1 बाई वी, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस 1 बाई 60 प्लस 1 बाय 65, नहीं 85, 2 बाय 170 लिख दो, जो भी है। सॉल्व करके क्या आ रहा है? अब इस पे बहस चलेगी क्या कि मेरा ये और तुम्हारा कुछ और? इसको सॉल्व करने पे दर्पण जी सर वो डिस्टेंस मतलब काउंट नहीं करेंगे? कौन सी सर? मतलब सर ये ऐसे है, सर ये वाला डिस्टेंस मतलब कितना है वो? पता नहीं सर, वो काउंट नहीं होगा। कितना है तो पता नहीं सर। किसी को नहीं पता बेटा, किसी को नहीं पता। जो डिस्टेंस आती है वो यहाँ से आती है, पोल से। तो पोल से 240 आगे, तो वो कितना आपसे क्या फर्क पड़ेगा? अरे यहाँ से जोड़ते हो क्या डिस्टेंस? पोल से जोड़ते हैं ना, वो कितनी भी, उससे क्या मतलब है? डी आया -204, तो बस पोजीशन आ गई हमारी -204। और ऑब्जेक्ट कैसी है? अटक जाते हो तुम लोग। -204,0 और कैसी है? नहीं, इमेज कैसी है? तो क्या कोई खास बात है मल्टीपल रिफ्रैक्शन? 2 बार करना है बस। बोलो कोई डाउट? पीछे है ना हमारी रे, लौट के आ जाएगी क्या वापस? कॉमन सेंस लगाओ ना, आगे जानी चाहिए थी ना रे, तो 204 पीछे चली गई तो क्या हो गया? स्प्रेड हो गई होंगी थोड़ी बहुत रेज, ऐसा कुछ निकली होगी यहाँ से बाहर और वो कुछ कहीं जाके मीट कर रही होगी, है ना? अब और क्या कर सकता है कोई इसमें? एक साइड को सिल्वर कर दे तो अब क्या हो जाएगा? पहले से रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन और फिर इमेज बनेगी। समझ आया? तो हम यहां से कह रहे हैं और आपको बतानी है डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, ये है 0,0। बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता? अभी देखते हैं, अभी पता लगेगा। कितना ले रहे हैं बताओ? इसकी रेडियस 5 ली है क्या मैंने? यानी मैंने मेहनत करी थी, मैं मेहनत कर रहा था डेटा सेट करने की, वरना 5 नहीं लेता कभी। पर मैं यू लिखना भूल गया, जिसके लिए आया। यू लिखा है क्या? म्यू लिखा है।
किसके लिए आएगा ये? शायद यही रहा होगा यार, संभवतः। एक सेकेंड, मुझे कहाँ चाहिए? 30 30 पे इमेज बननी चाहिए। 30 पे रखेंगे, 30 पे नहीं बनेगी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 20 पे बननी चाहिए। 20 पे बनेगी। 20 पे इमेज कैसे बनेगी? 30 से बन जाएगी। रुक जाओ ना एक सेकेंड। एक बाय 10 माइनस 1/5 कितना हुआ? -10। तो यू कितना आया? -30। सही है, करो। ठीक है, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता था, पूछ सकता था मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ इमेज दिखेगी। तो पहला चीज करने का है कि यार ऐसे क्यों बता रहा है? तो 30 लगी सॉल्व कर रहे हैं, सर ने टाइम किया है कहाँ गई 30 होता है ये 30। पहला कहाँ आया? पहले रिफ्लेक्शन के बाद आ गया ना सही में? 20 सेंटीमीटर। अगला आया होगा ओरिजिन, वही है पी प्लस आएगा 21। पहले के बाद भी वो फाइनल बता रहे थे। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन। अदृश्य हो गई है लाइट। खैर तुम्हारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। पहले पार्ट में मैंने यही पूछा था कि जस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगी, समझ आ रहा है? मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद। और अगले पार्ट में मैंने पूछा फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, यानी फिर से जब रिफ्रैक्शन होगा और इधर लाइट बाहर निकलेगी तब। नहीं सही है तुम्हारा, +15 आएगा रिफ्लेक्शन के बाद ना। मिरर फॉर्मूला भूल गए क्या? कि उसमें भी रिफ्रैक्शन कर दिया, फिर कैलकुलेशन एरर होगी। क्या है? सर 62 सेंटीमीटर। तुम्हारा नाम क्या है और वो कौन है? ट्विंस हो ना तुम? तुम्हें ऐसा ही लगा कभी दूसरे वाले का नाम मेरा होना चाहिए था? तुम्हें अपना नाम पसंद है या उसका ज्यादा पसंद है? नाम हो सकता है ना, मन करे। बचपन में क्या पता चेंज हो भी गया, किसी को पता ही नहीं चला हो।
सर 62 62 फाइनल आंसर। मैं भी शुरू करता 15 हूँ आ रहा है। पहले पार्ट का ना। नहीं सर चलो देख लेते सर 15 मैं कर रहा हूँ 15 फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो लिखेंगे इधर रे जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, तो n2 बाय v माइनस n1 बाय u, ये होना चाहिए n2 माइनस n1 बाय रेडियस भी नेगेटिव है। अरे समझ आया? तो यहाँ से v Yes. कितना आया 20 सेंट। बस 20 सेंटीमीटर, यानी पहली इमेज का फॉर्मेशन यहाँ कहीं हुआ है I1 और ये डिस्टेंस है 20, तो ये डिस्टेंस क्या बच जाएगी हमारे पास 30। समझ आया? अब मैं कराऊंगा रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन फॉर्मूला क्या होता था याद करो, 1/f 1/v। फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? रेज अभी इसी तरफ जा रही है ना, तो पॉजिटिव, तो 1/30 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। तो v आया हमारे पास प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है यहाँ पर। यह है I2 और ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। बात समझ आई? ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट में यही पूछा गया था कि बताओ फाइनल इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगी। समझ आया? तो कोई इस मीडियम में बैठ के अगर देखता है तो उसे कहाँ दिख रही होगी, यहाँ पर। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन कोई अगर बाहर से देख रहा है तो अब रेस के साथ क्या हुआ होगा, ऐसा कुछ हो रहा है। देखो अगर डायग्राम में बनाने की कोशिश करूं, ऐसे था, यहां से ऐसे गई रे, यहां से कुछ यहाँ टकराई है रे, और यहाँ से आती हुई लग रही है, तो डाइवर्ज हो गई है। तो डाइवर्ज होके जब फाइनली बाहर आना चाह रही होगी तो फिर से क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो फिर से अब क्या करूंगा मैं, सेकंड रिफ्रैक्शन। अब सोच के देखो क्या है, ये इस तरह से एक कर्व सरफेस है और इस बार I2 ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो वहां से डिस्टेंस कितनी बची 65। अब रेस किस तरफ जा रही है, लेफ्ट, तो ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। समझ आया? 2 से 3 में जा रही है, तो n2 बाय v माइनस n1 बाय u, ये होना चाहिए n2 माइनस n1 बाय रेडियस पॉजिटिव आएगी, कितनी है 5। यहां से v निकाला किसी ने, क्या आया 17.7 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आए यानी किस तरफ, रेस की तरफ, इधर कहीं। और यहां बनी आपकी फाइनल इमेज I3। समझ आया? तो हम ये कह देंगे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, उसी को मैंने ओरिजिन दिया था, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -17.7, 0। और इमेज कैसी है, कोई दिक्कत? इससे ज्यादा कचरा कोई करेगा नहीं, है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 बार रिफ्रैक्शन कराया जाता है और 1 बार रिफ्लेक्शन, और क्या ही करा सकते हैं। 17.7। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? यहाँ आपका रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस खत्म हो जाता है। अगला हेडिंग है थिन लेंसेज। अब थिक की जगह अगर थिन लेंसेज यूज किए जाएं तो उसकी थ्योरी देखनी है हमें। अंतर क्या है कि यहाँ जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस नेग्लिजिबल मानी जाती है। तो मान लो मेरे पास 2 ग्लास के स्फीयर थे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और उनमें कोई कॉमन इंटरसेक्टिंग एरिया है, और मैं साइड वाले जो डैश लाइन है उनको हटा दूं तो मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, दिख रहा है कि नहीं, जो कि इसका म्यू अगर सेम है, ये म्यू है, ये म्यू है, तो ये भी म्यू का होगा। आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला है उसे कहा जाता है एक बाई कॉन्वेक्स लेंस। समझ आया? क्यों?
क्यों कहते हैं बाय कॉन्वेक्स? अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्फीयर की रेडियस r1 थी, तो एक साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर तो r1 होगी और दूसरे की r2 होगी। अगर r1 इज इक्वल टू r2 हो जाए तो दोनों साइड की रेडियस क्या हो जाएगी? सेम। तो इसे कह दिया जाता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ बाय कॉन्वेक्स बोलने से ये समझ आता है कि शेप इस तरह का है, दोनों साइड में कॉन्वेक्स है, पर रेडियस में क्या रिलेशन है वो नहीं पता चलता। और इक्वी कॉन्वेक्स कहने से क्लियर हो जाता है कि दोनों साइड की रेडियस क्या है? सेम। सिमिलरली एक इस तरह का लेंस अगर मैं बनाना चाहता हूँ, तो एक स्फीयर लिया था मैंने और यहाँ कोई प्लेन सरफेस था, उनके बीच में जो मीडियम है म्यू, वो एक लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि बेसिकली दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैसी सरफेस है और ये कैसी है? प्लेन। तो इसे क्या कह सकते हैं? प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्लियर है? नामकरण है, इतना कोई जरूरी नहीं है। सिमिलरली दो स्फीयर्स थोड़े सेपरेशन पे रखे और बीच में मान लो पानी भर दिया, तो पानी का एक इस शेप का क्या हो जाएगा? लेंस हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसे क्या कह देते हैं? बाय कॉनकेव लेंस। और सेम चीज, रेडियस डिफरेंट भी हो सकती है दोनों साइड की और सेम भी हो सकती है। कोई दिक्कत? मोस्ट कॉमनली जो यूज किए जाते हैं वो कौन से वाले हैं? ठीक है ना? एक तो ये वाला सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो हम इसे कह सकते हैं बाय कॉन्वेक्स। और एक ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसे हम कह सकते हैं बाय कॉनकेव। ठीक है। अब बात यह है कि इनका नेचर कैसा होगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। ठीक है। तो उसके लिए एक टर्म याद रखो, एक डायग्राम याद रखो बेसिकली। तो बात यह है कि पहला और दूसरा, इनमें से कौन कन्वर्जिंग बिहेव करेगा, कौन डाइवर्जिंग, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। समझ आया? मीडियम पे डिपेंड करता है, वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी तो हम क्या कह देंगे, जनरल केस के अंदर ये कैसा लेंस हो जाता है? कन्वर्जिंग लेंस। और ये डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है ना? इनके लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि हमेशा यही स्ट्रक्चर आपको यूज करना चाहिए। आगे चल के आप देखोगे कि हो सकता है जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वो डाइवर्जिंग बिहेव करे। ठीक है, तो फिर हम कैसा ड्रॉ करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि वो डाइवर्जिंग है? तो वो स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है। अगर कहीं पर भी ये शेप दिया गया है, उसका मतलब है कि वो लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग है। समझ आया? सिमिलरली अगर इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं दिया गया है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि लेंस कैसा है? डाइवर्जेंट। तो अगर कोई कहता है कि भाई बाय कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होगा, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है ना? लिख लो, कुछ तो लिख लो, ये स्ट्रक्चर तो बना लो एटलीस्ट कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के। क्लियर है? बस ये दो स्ट्रक्चर बना लो, बहुत। तुम ऐसा देखो ना कि जो टॉप है ऐसे वाले का, वो कन्वर्जिंग है कि नहीं है? तो वो इसके अंदर फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और डाइवर्जिंग वाले इसमें फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उस तरह से, है ना? टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, जनरल टर्मिनोलॉजी क्या यूज करी जाती है किसी एक लेंस के लिए, देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास बाय कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, इसका म्यू आपको दे रखा है म्यू एल कह देता हूं मैं, सराउंडिंग का म्यू दे रखा है म्यू एस। तो ये देखा गया कि कोई रे
अगर पैरेलल आती है ऑप्टिकल एक्सिस से, इसे ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं ऑब्वियसली। जो सेंटर ऑफ लेंस होता है उसे क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। नहीं, ये क्या कहते हैं? ठीक है, कह सकते हैं। हम सादा शब्दों में क्या कह देंगे? पोल। अब कोई रे अगर ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आती है तो देखा गया कि वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होती है ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर, और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस। अब यहाँ हो कुछ नहीं रहा है, ये भी दो कर्व सरफेस ही है जैसी अभी मैंने थिक लेंस में देखी थी, ठीक है। बस यहाँ पे इनके बीच की सेपरेशन क्या है? नेग्लिजिबल। तो ये जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उसे हम नाम देते हैं एफ, यानी कि फोकस। तो कौन सा फोकस है ये? प्राइमरी फोकस है, सेकेंडरी फोकस? सेकेंडरी। सुन लो मेरी बात। दूसरी चीज क्या है? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आती है जिसपे कि अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, बात समझ रहे हो? अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज जब इस लेंस पे गिरती है तो वो पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस हो जाती है। तो ये पॉइंट भी क्या कहलाता है? फोकस। अब इनमें से प्राइमरी फोकस कौन सा वाला है? नहीं पता तो एक बार एनसीईआरटी रेफर कर लेना कंफर्म करने के लिए, ठीक है। मुझे जहां तक पता है अगर ऑब्जेक्ट जहां पे रखें और इमेज बने इन्फिनिटी पे, उसे शायद प्राइमरी फोकस कहते हैं, है ना? या वो वाला हो सकता है। हमारे काम नहीं आने वाले ये दोनों चीजें, पर हाँ इसमें बस याद क्या रखना है आपको कि लेंस के लिए दो फोकस होते हैं दोनों तरफ, और जो डिस्टेंस होती है पोल से उसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। अभी तक मिरर में हमने फोकल लेंथ क्या देखी थी? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों सरफेसेस की अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकती है, तो डायरेक्टली आप हाफ करके फोकल लेंथ नहीं कहते। समझ आया? तो पॉइंट्स यहाँ मैं लिख देता हूँ। ईच लेंस हैज टू फोकाई on either side, one on either side. One on either side of lens. ठीक है। मेन चीज पे आ जाए जिससे क्वेश्चन करेंगे हम, वो लिख लो, जो कि है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ऑब्वियसली लेंस के अंदर क्या जरूरी है आपको समझ आ गया, फोकल लेंथ पता होना जरूरी है, बिना उसके क्वेश्चन नहीं होने वाले। फोकल लेंथ होती क्या है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। तो इसे डिराइव करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। आपने फोकस को डिफाइन किया है कि कोई रे अगर इंफिनिटी से आती है और वो एक लेंस के ऊपर गिरती है तो वो कहाँ जाके ऑप्टिकल एक्सिस को कट करेगी? फोकस पे। तो मुझे बेसिकली वही चाहिए कि इमेज कहाँ बनने वाली है अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो मान लो इस तरह से मैं लेंस लेता हूं, है ना, ये हो गई आपकी ऑप्टिकल एक्सिस, और मैं कह देता हूं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है R1 और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है R2, इसका म्यू है म्यू एल और सराउंडिंग का म्यू है म्यू एस, और एक रे को हम लेके आ रहे हैं इंफिनिटी से। ठीक है, क्या लिखोगे आप? सबसे पहले तो ये लिख सकते हैं हम, इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? म्यू टू बाई वी। तो म्यू टू क्या हो गया? म्यू एल बाय वी वन, कहीं इमेज बनेगी, माइनस म्यू एस बाई यू, जिसे हम बाद में इंफिनिटी पुट कर देंगे, इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस
बाय R1। कोई दिक्कत? अब जहां इमेज बनी है वो दूसरे के लिए क्या होने वाली है? ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही है? अगर पहले सरफेस के पोल से इमेज की डिस्टेंस है v1, तो जो दूसरी सरफेस है उसके पोल से इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी? बात सुनो फिर से मेरी। लेफ्ट सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा, लेफ्ट सरफेस की जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है कि नहीं करती? तो लेफ्ट सरफेस ने जो इमेज बनाई है वो बनाई है v1 पे। तो राइट सरफेस के लिए अब जो ऑब्जेक्ट बन रही है उसकी डिस्टेंस क्या होगी? v1 ही होगी कि नहीं होगी? क्योंकि बीच की डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ये अंतर होता है थिक और थिन लेंस का। तो ये मैंने लिख दिया था लेफ्ट सरफेस के लिए। सिमिलरली आप लिख सकते हो राइट सरफेस के लिए। क्या लिखेंगे बताओ? म्यू एस बाय v2 माइनस म्यू एल बाय v1 इज इक्वल टू म्यू एस माइनस म्यू एल बाय माइनस R2। अब यहां पे हम क्या कर दें, अगर हम u को पुट कर दें इंफिनिटी, ठीक है ना, और v2 को पुट कर दें हम f, क्योंकि वही तो आप फोकल लेंथ डिफाइन कर रहे हो कि जो फाइनल इमेज बनने वाली है वो बनने वाली है फोकस पे। तो ये डिस्टेंस हम कह रहे हैं f। और यहां से 1/v2 की वैल्यू अगर आप निकालते हो, ठीक है, जो भी करना है आप कर सकते हो, मैथ्स आपका है, ठीक है, तो जो करना है कर सकते हो। दो इक्वेशन ये हैं, सॉल्व करने से आपको मिलता है 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यानी कि किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ है वो आपको इसी फॉर्मूले से निकालनी होती है। समझ आया? यहाँ म्यू रिलेटिव की वैल्यू क्या है? म्यू रिलेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग। सर सराउंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट की लेंस। ये तो अभी तो लेंस, अभी के लिए लेंस लिखो, ठीक है ना। अब यहाँ गलती जो होगी बच्चों से वो होगी R1 कौन है R2 कौन है। क्या क्वेश्चन में तो आपको लेंस दे देंगे, रे थोड़ी देंगे कि यहाँ से रे आ रही है। तो R1 किसे लोगे? क्यों? ये कन्वेंशन है कि लेफ्ट से ही रे आ सकती है हमेशा, ऐसा थोड़ी है भाई। छोटे वाले को R1 लेंगे क्या? तो रे तो दी नहीं रहेगी ना क्वेश्चन में। टू भी नहीं मान लो तो। मैंने सिर्फ एक लेंस दे दिया और पूछा इसकी फोकल लेंथ क्या है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि लेंस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है? फिर तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम मान लेंगे कहीं से आती हुई, हम कहीं से आती हुई अज्यूम करेंगे। और आप, ये हंसने की बात नहीं है, इसी में आंसर गलत हो जाएगा। आपने जो अज्यूम किया है और आपके हिसाब से जिस सरफेस पे रेज पहले इंसिडेंट होती हैं उसे R1 कहते हैं। और यहाँ हर एक चीज को साइन के साथ पुट करना है, R1 और R2 को। तो जहां से आप रे आती हुई मानोगे वो डिसाइड करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है। उस तरह से हम फोकल लेंथ निकालेंगे। तो याद रखना यहाँ पे R1 क्या है? फर्स्ट सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर assumed incident rays, for assumed incident rays। समझ आया? अब एक चीज मैं यहाँ लिखा देना चाहता हूँ ताकि हमारा आगे टाइम वेस्ट ना हो। कन्वेंशन की तरह लिखा रहता है बुक्स में। एक चीज याद कर लो, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ एनी converging device, converging device is negative।
समझ आया? और साथ ही साथ फोकल लेंथ ऑफ एनी डाइवर्जिंग डिवाइस इज पॉजिटिव। यहाँ डिवाइस लिखा है, उसका मतलब क्या है? मिरर हो चाहे लेंस हो, लेंस में भी कई बार ये वाला कन्वर्जिंग हो सकता है, केसेस देखेंगे कई बार वो वाला कन्वर्जिंग हो सकता है। अगर कोई भी डिवाइस कन्वर्जिंग है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा ही क्या लेनी है आपको? नेगेटिव लेनी है। ये चीज रट लो, ठीक है, हमेशा। और आएगी भी, निकाल के देखोगे तो आनी भी चाहिए। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पहले का आंसर 5 सेंटीमीटर। भयानक नींद क्यों आ रही है तुम्हें? कितने बजे सोए थे रात को? नहीं सोए? तीसरी क्लास है क्या? लास्ट है? हम दोनों की तो शुरू हो गई। अच्छा, तुम उसमें भी बैठे थे? हाँ, ये 2 घंटे की चली। ये कर रहे हैं एक जो बच्चे एडवांस देने वाले हैं, उनकी एक स्पेशल क्लास चल रही है 10 दिन की। वो लोग आंसर निकाल पा रहे थे? आंसर आ गया था उन लोगों को? तो इतना टाइम नहीं देते, पर करवाते ही रहते। नहीं, पर ट्राई तो किया होगा ना? हुआ तुमसे? थोड़े बहुत हो गए। उनसे हो रहे थे? नहीं हो रहे थे? मैंने सर को बोला भी था कि इनको बिठाओगे तो कहीं वो डिमोटिवेट ना हो जाए, क्योंकि उनसे तो नहीं होंगे पर इनसे हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को फ्रेश भी है ना काफी। चल रहा है ना कोई टॉपिक? कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री वाला पहला 2 ज्योमेट्री की अपना तो बहुत सिंपल चल रहा है यार। टाइम क्या पढ़ा? उन लोगों को, अरे यार मैंने ईएमआई के क्वेश्चन कराने की कोशिश करी थी, स्पॉटलाइट। मैं बहुत कोशिश करी, मैंने हर स्टेप बताने की कोशिश करी, तो बहुत गैप होता है। देखो 95-96 पे ऐसा लगता है बच्चों को कि हमारी काफी अच्छी परसेंटाइल है, सबसे एडवांस ये रहा। पर एडवांस और मेंस के पेपर में जो अंतर होता है वो जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये मानो मेरी बात, ऐसा ही होता है। ईएमआई के इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं पता, कहाँ से आती है ये नहीं पता, और होती क्या है यही नहीं पता, तो उसका सवाल जो दिया गया है भारी भरकम, वो कैसे होगा? वो क्वेश्चन मैंने अपने साथ क्लास में डिस्कस किया। एक नॉन कंडक्टिंग रिंग रखी हुई थी जिसपे चार्ज था, अचानक से मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ करते हैं तो उसका ओमेगा कितना होगा? तो इम्पल्स वाला एंगुलर इम्पल्स लिख के, अब कैसे होगा उसके लिए पहले तो एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। मैंने बोला भी कि भाई 4 बार मेंस दे चुके हो आप, दुनिया में ऐसा पहले नहीं होता था 4 बार वाला, लोग 1 बार देते थे ना। याद नहीं रख पाना तो मैं कह रहा हूँ वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगे। फिर बैठते हो क्लास में
बहुत दुखी हो जाएंगे। कल वैसे उन्होंने कहा है, क्या कहा मुझे ये भी याद नहीं है। किसी ने रे ऑप्टिक्स कहा था परसों शायद, किसी ने रे ऑप्टिक्स कहा था, मैकेनिक्स कराया था ना पहली क्लास में, उसमें तो खत्म, फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। रे ऑप्टिक्स तो नहीं कराऊंगा मैं, कुछ और कराने की सोच रहा हूँ यार। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम फिर वो एडवांस के क्वेश्चन थोड़ी करते हैं, तो मेंस के करते हैं ना। वी इक्वल टू एफ लैम्डा में लैम्डा अननोन है, वी और एफ नोन है। मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि वही एक स्कोरिंग पार्ट है जो इजी भी है। आ जाओ, चलो हो गया क्या सबका ऑनलाइन? यस ऑनलाइन में आया लोगों का, सबका मैच कर रहा है पहले वाले का? +5 -5 सिर्फ? नहीं नहीं ऐसे नहीं होता भाई कि तूने वैसे लिया मैंने वैसे लिया। साइन के साथ सेम आएगी दोनों सबकी, समझ रहे हो? साइन के साथ सेम आएगी क्योंकि वो नेचर डिसाइड करेगी ना कि डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है। देखो, तो मैं मान लेता हूं कि रेज ऐसे आ रही है, ठीक है, मैंने अज्यूम किया है, तो बताओ पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है? राइट वाली पॉजिटिव है। इस कर्वेचर का सेंटर कहाँ आएगा, राइट में या लेफ्ट में? तो इसकी रेडियस पॉजिटिव। इसका सेंटर कहाँ आएगा? तो इसकी रेडियस नेगेटिव लो। ये हो गई पहली सरफेस, क्योंकि मैंने रे यहाँ टकराती हुई मानी है। मैं लिखूंगा 1/f, ये होना चाहिए म्यू रिलेटिव, यानी कि 3/1 -1 1/r1 मुझे पॉजिटिव लेना है, -1/r2 मुझे नेगेटिव लेना है। समझ आया कि नहीं? यहाँ से f की वैल्यू क्या आ गई? 5। हे भगवान, किसी की सही नहीं थी। और ये कैसा बिहेव कर रहा है? बढ़िया। कैसा बिहेव कर रहा है ये? कन्वर्जिंग। फोकल लेंथ पॉजिटिव कैसा रही है? सर डाइवर्जिंग होगा ना पॉजिटिव फोकल लेंथ तो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, डाइवर्जिंग बिहेव कर रहा है ना ये। ऐसे क्यों होगा? उल्टा लिख लिया क्या अपन ने? कॉनकेव लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है ना कॉनकेव मिरर। नहीं नहीं वो भी कर सही है, लेंस का ज्यादा ही तो है सराउंडिंग से। मिरर में नहीं वो तो ठीक है, मिरर में कॉनकेव कन्वर्जिंग होता है और उसकी हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव ही आती है, तो फिर हर एक कन्वर्जिंग की नेगेटिव आनी चाहिए। अब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है तो उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव आनी चाहिए। और म्यू, हाँ नहीं नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सेम आती है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस नहीं होता उसमें। ऐसा कैसे हो गया? कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव आती है, हाँ तो पॉजिटिव आ रही है पर वो कन्वर्जिंग हुआ ना, कन्वर्जिंग में फोकल लेंथ। अरे यार पावर का याद है मुझे, पावर में होता है, पावर में वो चीज, ये चीज जो लिखी है ना हमने, वो पावर की होती है, फोकल लेंथ की नहीं होती। फोकल लेंथ तो इससे निकाल के देखेंगे ना, हमेशा सेम, वो तो निकाल के देखनी पड़ेगी। पावर के लिए ये चीज वैलिड होती है, ठीक है, लिख लो। अब इसे पूरा मत काटो, यहाँ बस फोकल लेंथ की जगह पावर लिख लो, ठीक है। अभी पावर बता ही दूंगा वैसे मैं। पावर क्या हो जाती है? 1/f ही तो होती है, पर क्या मिरर के लिए पावर -1/f होती है। कन्वर्जिंग की हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव हो गई, समझ रहे हो? नेगेटिव फोकल लेंथ, हाँ। अरे समझ आया? और यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं क्या, यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको? फोकल लेंथ कैसी आई है? पॉजिटिव। तो एक आप भी कर लो ना, ठीक है, तो ये कैसा बिहेव कर रहा होगा? कन्वर्जिंग, ठीक है ना? चलो
अगले के लिए ध्यान से करना, सोच समझ के करना। पावर पता है ना सबको, फोकल लेंथ कैसे चेक कर रहा हूं मैं? पावर 1/f होती है, इतना याद रखो बस अभी। तो पॉजिटिव आई है तो पॉजिटिव पावर यानी कि पॉजिटिव फोकल लेंथ, और पॉजिटिव पावर किसकी होती है? कन्वर्जिंग डिवाइस की, है ना। +40 आ रहा है, इसमें भी प्लस आ रहा है, यानी ये भी कन्वर्जिंग बिहेव कर रहा है। हो सकता है, देख लेते हैं किधर से रे लेके आए। मैं इस बार इधर से ले आता हूं, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई? पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो लिखते हैं 1/f, ये होना चाहिए म्यू रिलेटिव, यानी 1/2 -1 1/r1। इसकी सेंटर कहाँ आएगा? राइट में, राइट यानी कि नेगेटिव, तो -1/60 -1 इसकी कैसी आएगी? पॉजिटिव। हो गया सही से? 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव, यानी ये कैसा बिहेव कर रहा है? कन्वर्जिंग। और ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, तो ये चीज चाहो तो आप रट सकते हो कि जो कॉन्वेक्स होगा वो उसकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव, अगर उस लेंस का म्यू ज्यादा है सराउंडिंग से। अगर कॉन्वेक्स वाले का म्यू कम हो गया सराउंडिंग से तो वो डाइवर्जिंग बिहेव करने लग जाएगा। स्टेटमेंट लिखा देता हूँ मैं, ठीक है, तो लिख लो कि बाय कॉन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ if mu of lens is greater than mu of surrounding and acts converging। ठीक है ना, जबकि बाय कॉन्वेक्स लेंस हैज नेगेटिव फोकल लेंथ अगर म्यू ऑफ लेंस कम हो जाए म्यू ऑफ सराउंडिंग से एंड एक्ट्स डाइवर्जिंग। ये सेम चीज बाय कॉन्केव के लिए भी हो जाएगी, है ना। वो अपना नेचर बदल देते हैं बेसिकली मीडियम बदलने से। तो इस पे जो अच्छा क्वेश्चन बनता है उसमें क्या कर देते पता है? एक बार एयर में रखते हैं सेटअप को और एक बार पानी में डुबा देते हैं। तो मेरे में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप किस कहीं पे भी रखो फोकल लेंथ पे, पर यहाँ पे जैसे ही आपने चेंज किया, फोकल लेंथ नहीं बदलेगी ना भाई, मिरर की तो सेम रहती है, वो तो रेडियस का आधा है। पानी में डालने से लेंस का रेडियस तो नहीं बदलेगा ना, छोटा थोड़ी हो जाएगा। चलो एक और कर लें क्या? फाइंड फोकल लेंथ। सर बाय कॉन्केव लेता हूँ, इसमें का यही है। हाँ बेटा, बाय कॉनकेव के लिए क्या हो जाएगा? अगर म्यू ऑफ लेंस ज्यादा है म्यू ऑफ सराउंडिंग तो वो डाइवर्जिंग रहता है हमेशा और उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है। लेकिन अगर आपने ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका म्यू कम है, ज्यादा है लेंस से, तो फिर उसका नेचर पलट जाता है, डाइवर्जिंग की जगह कन्वर्जिंग हो जाता है। इसमें आपको फोकल लेंथ बतानी है, कैसा ले लें? तो साइड में म्यू ले लेता हूं मैं 4 और अंदर म्यू ले लेते हैं 3। ये रेडियस हो गई 60 और ये रेडियस हो गई 30। कम होगी ना बेटा, ज्यादा कैसे होगी? कर्वेचर ज्यादा है ना वहां पे। आपको नेचर बताना है, एंड नेचर, फोकल लेंथ एंड नेचर।
दोनों की साइन को नेगेटिव या पॉजिटिव बोलो लाइट किधर से गिराई? तो ये सब पॉजिटिव हो गया है ना। तो इसका सेंटर भी लेफ्ट में, इसका सेंटर भी लेफ्ट में, दोनों फोकल दोनों रेडियस नेगेटिव हो गई। तो 1/f ये हो गया 3/4 -1, पहला रेडियस नेगेटिव -1/60 -1/-30। समझ आया? फोकल लेंथ कितनी आई? -2 सेंटीमीटर। तो इसकी पावर भी नेगेटिव आएगी, यानी ये क्या है, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? बोलो। डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग इन नेचर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लेंस फॉर्मूला। जैसे हमारे पास था मिरर फॉर्मूला, हमने शुरू ही किया था मिरर वहां से। यहाँ पे बस एक एडिशनल फॉर्मूला आता है, वो है लेंस मेकर फॉर्मूला, क्योंकि फोकल लेंथ भी आपको निकालनी पड़ती है ना। तो देखो कुछ चीजें याद रखना। जैसे एक फोकस यहाँ पे आएगा, f1 लिख सकता हूँ। एक फोकस यहाँ आएगा, उसे f2 लिख सकते हैं। और यहाँ आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2f। अब उसे कहते हैं, सेंटर पर होता थोड़ी है वो, किसी एक का सेंटर नहीं है ना, वो बस 2f है बेसिकली डिस्टेंस, है ना। तो ये मान लेते हैं f है, तो ये भी क्या होगा, f होगा। अब कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रखते हो, मान लो ओ, तो रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा? वही दोनों से क्या कराना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन, ये, और जाके कहीं पे टकरा जाएगी, कुछ ऐसे कुछ। तो ये हो गया आपका u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये हो गया आपका v इमेज की डिस्टेंस। ठीक है, इसे भी प्रूव कर सकते हो किससे, वही एंगल ले लेके जैसे हमने किया था, या इससे भी कर सकते हो कि दो जगह से रिफ्रैक्शन कर ले, u और v मान के अपन डायरेक्ट लिख ही लेते हैं, तो डायग्राम बहुत गंदा बन रहा है। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, लेंस मेकर मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/f आता है 1/v। तो यहाँ पे डिफरेंस किसका आ रहा है, बस एक नेगेटिव साइन का। प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस। उसका रीजन सोचो, जब हमने मिरर के लिए डिराइव किया था तो मैंने कॉनकेव वाला मिरर लिया था, तो यहाँ ऑब्जेक्ट थी, मैंने इमेज भी यहीं पे बनाई थी, तो दोनों लेफ्ट साइड पे आए थे। इस बार ऑब्जेक्ट इस तरफ लिए मैंने और इमेज इस तरफ बनाई है, इसलिए एक बस माइनस साइन का अंतर आता है। यार ये मेरा फॉर्मूला तो मन को यही मेनली यूज करना है, याद रखना है यहाँ पे सब कुछ साइन के साथ पुट करना है। और वही चीज, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। अच्छा, इसके अंदर मुझे बताओ कि अगर v पॉजिटिव आ जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? तो समझ के बताओ। रियल इमेज। v अगर पॉजिटिव है तो, क्योंकि लेंस का पर्पस होता है रिफ्रैक्शन करना, रिफ्रैक्शन के बाद रे दूसरे मीडियम में जानी चाहिए, एक्चुअली जा रही होगी दूसरे मीडियम में, और v पॉजिटिव यानी इमेज सच में मिल रही होगी, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, रियल इमेज। समझ आया? सिमिलरली v अगर हमारा नेगेटिव आता है, वर्चुअल इमेज। देख लो, जाओ।
कर लिया क्या सबने? इमेज को मूव करवाने वो सब आएगा। तभी तो मैंने कहा था बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बचता ये एंड तक, क्योंकि 3 बार एक ही चीज करनी पड़ती है ना। हाँ, इसमें मैग्निफिकेशन, स्पीड ऑफ इमेज, प्रिज्म बाकी है। मेनली तो प्रिज्म है, वो इम्पोर्टेंट है। वो सब तो मेंस के लिए जरूरी है। चलो बताओ, पोजीशन नेचर ऑफ इमेज। कौन सी एक्सरसाइज पे कर लिया था? मॉड्यूल का 9.4 नहीं करना है, 9.5 कर लेना। 9.4 में उन्होंने बस रहने दो, शायद वही है, मैं श्योर हूँ। 9.4 में उन्होंने आगे पहले ही लेंस का डिस्प्लेसमेंट मेथड जो स्कूल में कराया गया होगा, लेंस को आगे पीछे करके नहीं कराया तो हो सकता भविष्य में कराए। वही उसका, उसके ऊपर क्वेश्चन दे दिए 9.4 में। उन्होंने बोला इलेक्ट्रिसिटी वर्चुअल है 15 सेकंड। क्या है 15 वर्चुअल? तो एक काम करना, 9.3 तक ही करो। उन्होंने तो यार कुछ दिया ही नहीं, मतलब सीधे सवाल है बस, सीधे लेंस कट हो गया है उसमें 9.5 में। तो कटिंग ऑफ लेंस भूख लग रही है, खाने लग जाओ, उसमें क्या है? हाँ, तब नहीं रुके अभी भी खा लो। चलो, तो रेज इस तरफ से मान लेते हैं। आप मान किधर से भी सकते हो फोकल लेंथ निकालने के लिए, पर हाँ वी और यू लिखने के लिए इधर से ही मानना है ना। तो इसी को यूज कर लेता हूँ पूरे के लिए। पहले फोकल लेंथ निकालेंगे, तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। देखो आपको पता है 1/f ये होता है 1/v माइनस 1/u। इसे ये भी तो लिख सकता हूँ, म्यू रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये होना चाहिए 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू पुट कर दी बस, ताकि टाइम पास नहीं हो ज्यादा। तो क्या लिख देंगे 2/1 माइनस 1/r1। दोनों का सेंटर कहाँ आएगा? लेफ्ट में, दोनों नेगेटिव है, तो माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u माइनस 30। बताइए, v आया 15, सोच समझ के करो यार। ये 1 हो गया है, अरे सॉल्व करो ना इसे यार। माइनस 1/60 प्लस 1/20 2/7 मतलब 1/30 हो गया। हाँ तो कट देंगे इंफिनिटी। समझ आया?
फोकस पे ही रखा था, किसी को पता ही नहीं था। फोकल लेंथ -30 आ रही होगी, देख लो। ठीक है, अरे उल्टा करोगे ना उसे फोकल लेंथ के लिए। चलो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, छोड़ दिया, ऐसे ही बताओ, क्योंकि ज्यादा नहीं हो रहा है कुछ तो तुम्हें लग रहा हो कि, पर ये जो समय मिल रहा है इसमें पुराने चैप्टर रिवाइज कर लो, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12th के जो चैप्टर हैं उनके डाउट्स पूछ लो, क्योंकि इसका होमवर्क एक साथ मिलेगा तुमको, ठीक है ना। जहां तक अगली क्लास में हम लेंस को कट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत चला के, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं स्पीड वगैरह बताने में, तीसरी बार लिख रहे होगे तुम, है कि नहीं। चलो ठीक है भाई, थैंक यू।